दूसरी तरफ दादी ने पूरा जोर लगाया हुआ था कि वली नमल की तरफ माइल हो, क्योंकि उन्हें वक्त गुजरने के साथ साथ हवाओं के रुख बदलते हुए नजर आ रहे थे। तभी जाना को बुलाना और उससे काम करवाना फिलहाल उन्होंने छोड़ा हुआ था। वो नमल को वली के आगे पीछे फिराती रहती थी, जबकि नमल भी अब इस काम में दिल जमई से हिस्सा लिए हुए थी। मगर सादाम फजल खान 7 माह गुजरने के बावजूद अब उनके ख्वाबों में आने लगा था, जिसे वो झटक देती, क्योंकि वो कौन सा यहाँ मौजूद था, न जाने कहाँ था। उस पंचायत के बाद किसी ने उसे गांव में नहीं देखा था, मगर वली को वो हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी कि किसी एक के लालच में हाथ आया बंदा भी चला जाए। तभी दादी और फुफ्फो का बताया हर हरबा इस्तेमाल कर रही थी। फरहाद, जरिश और आयजा को कॉलेज छोड़ने शहर जा चुका था, जबकि जाना अपनी तबीयत के बाइस आजकल नहीं जा रही थी। जिस तरह नमल वली के करीब हो रही थी, जाना उतनी ही ढीली पड़ती जा रही थी। उसके रवैये और उसके भाई के साथ हुई ज्यादती के सबब वली जाना के दिल में जगह बनाने में नाकाम ही रहा था, और इन 7 महीनों में जाना जरिश को भी बहुत कम मुखातिब करती थी। हाँ, वो लड़की उसके भाई की मोहब्बत हो सकती थी, लेकिन उसका भाई उस लड़की की मोहब्बत नहीं था। अगर होता तो महबूब तो आंखों से दिल का हाल जान जाते हैं। फिर वो भरी महफिल में उस पर इल्ज़ाम रख गई थी, बिना देखे और सोचे समझे, जबकि वली और शहरयार दोनों के साथ ही जरिश के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हो गए थे। दादी और फुप्पो तो उसे इतना बुलाती नहीं थी, जबकि नमल सख्त चिढ़ती थी। वो भी सिर्फ आयजा और जाना से खुद ही बात करती थी, जबकि रुकैया बेगम से भी अब रफ्ता रफ्ता उसके अंदाज बदल रहे थे, और ये तब्दीली उन तीनों माँ बेटों को काफ़ी भा रही थी। वो कमरे में आया तो वो मुंह साफ करती अभी वॉशरूम से निकली थी। माथे पर छोटे छोटे कई बल थे जिन्हें जिन्हें वली ने तवज्जो से देखा, और जाना बिस्तर पर बैठ गई। गहरे गहरे सांस लेती वो अपने फरबही वजूद को दुपट्टे से ढांप कर वली को सिरे से इग्नोर कर गई। इतनी हिम्मत तो उसमें आ ही गई थी, क्योंकि इन 7 माह में एक बार भी वली ने उस पर हाथ नहीं उठाया था, मगर जुबान के तीर चलाकर उसका दिल जरूर घायल किया था। और कल भी नमल के धक्के से फूफो पर गिरने वाली चाय पर वो उसे कितना सुना गया था सारे घर के सामने, और सलीका नमल से सीखने का भाषण अलग दिया था, जिस पर पहली बार वो बुरी तरह तपी थी, और कल रात से ही खामोश मुंह सुजाए फिर रही थी। उल्टा उसके बच्चे ने भी जीना हराम किया हुआ था। वो उल्टियां कर कर के आजिज आ चुकी थी। सारे कमरे में वोमिट की स्मेल फैली हुई है। वो तेवड़ी बिगाड़ कर देखता हुआ रूम में फ्रेशनर ऑन कर गया। नमल को बुलाकर ये स्मेल भी निकलवा लेते, आखिर को उसके अंदर स्मेल बाहर निकालने का सलीका भी तो मौजूद होगा ना। वो बोली और अपनी जगह से बमुश्किल उठी, और एक नज़र आईने में खुद को देखा तो अपने वजूद से ही घबरा गई। कैसा हुलिया हो चुका था उसका, और वो कितने आराम से बैठी थी उसके सामने। ज़्यादा जुबान चलने लग गई है तुम्हारी, वली ने रोब जमाना चाहा, तभी उसकी कलाई पकड़ी। आप नमल की कलाई पकड़ लेना, मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर ऐसी कोई बात होगी कि आप मेरी कलाई पकड़ें या उस पर नरमी जाहिर करें। हाँ, अगर मारना चाहते हैं तो अलग बात है, उसने बिना डरे जवाब दिया। वली दंग ही रह गया था, जबकि जाना हाथ छुड़ाती सोफे पर बैठ गई। ये नमल नमल की तस्वीर क्यों करती रहती हो हर वक्त? वो समझ नहीं पा रहा था कि वो बात बात पर नमल नमल का ताना क्यों मार रही थी उसे। क्योंकि आपको उससे मोहब्बत है। उसकी आंखें भीगी, मगर अब उन भीगी आंखों को उसको दिखाने की बजाय वो नजरें फेर कर दरवाजे की तरफ देखने लगी, जो दस्तक के बिना खुला था, और रोज की तरह नमल दूध का गिलास लिए खड़ी थी। वली पहले शौक में था, नमल का कमरे में दाखिल होना उसे अच्छा नहीं लगा। नमल, दरवाजा नॉक करने की भी हैबिट सीख लो, वो जरा सख्ती से बोला तो नमल का चेहरा सुर्ख हुआ, जबकि जाना ने तवज्जो नहीं दी। उसे गर्ज ही कब थी वो मैं नमल हिचकिचा गई। थैंक यू, वली ने उससे गिलास लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि नमल का गुस्से से खून खोल कर रह गया। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? अब वो उसके बिल्कुल सामने बैठते हुए उसके शाने पर बाजू फैलाकर उससे सवाल करने लगा। जाना ने उसका बाजू देखा, नमल पर फैला ले जाकर उसने उसका हाथ दूर किया और सोफे से भी उठ गई और अपने बिस्तर पर लेट गई, जबकि किताबें सामने से खोल दी। क्या बकवास है यार, वो कुछ और चाहता था तभी इतना सीधा चल रहा था, जबकि जाना भरी बैठी थी। आप चाहते क्या हैं मुझसे? अभी 4 दिन पहले मेरी इस हालत का लिहाज किए बगैर सोफे पर धकेल कर हुक्म सादिर कर गए थे ना कि दूर रहा करो मुझसे। फिर कल मुझे नमल से सलीका सीखना चाहिए था, मुझे आता ही क्या है। तो ये सब आप मेरे साथ क्यों करना चाहते हैं दोबारा? आपके अंदाज में नरमी वली सिर्फ मेरी कुर्बत पर आती है, इसके अलावा मेरे लिए आपकी ज़ुबान से सिर्फ पत्थर निकलते हैं। संजीदगी से वो उसको हकीकत का आईना दिखा गई। वली चंद लम्हे खामोशी से उसे सुनता रहा और उसकी किताबें उठाकर साइड पर धकेल दी। इतना जहर है तुम्हारे अंदर मेरे लिए? वो भी संजीदगी से सवाल कर गया।
ہاں کیونکہ آپ دشمن ہیں میرے لالا کے اور میرے آپ کی بہن دشمن ہے۔ جانا وہ سختی سے ہاتھ اٹھا گیا مگر وہ ہاتھ جانا کے گال پر نہیں لگا۔ آپ مار لیں اب، عادت ہو گئی ہے مجھے، اس نے کہا تو ولی کا دل عجیب سا گھبرا اٹھا تھا اس کے لہجے پر۔ آپ نے مجھ پر الزام لگایا تھا، جھوٹا، آپ کی بہن نے میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کیا آپ دونوں کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اناف، وہ دھاڑا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر کہا اور کمبل سر تک تان گئی، جبکہ ولی کمرے کے وسط میں کھڑا دل کی کیفیت پر پریشان ہو چکا تھا جو اس کی ڈری سہمی ادا پر اس کا ہونے لگا، مگر آج اس کے اندر اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کر گویا مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ تبھی اس نے دودھ کا گلاس دور پھینک کر توڑ دیا۔ جانا کو افسوس تو ہوا مگر اس نے کمبل سے چہرہ باہر نہیں نکالا۔ یہ صاف کرو فوراً، وہ جان بوجھ کر بولا اور موبائل نکال کر اپنے آپ کو لاپرواہ ظاہر کرنے لگا۔ نمل کو بلا لیں، جواب ملا تو اب واقعی اسے غصہ آ گیا تھا۔ تیری تو ابھی دماغ درست کرتا ہوں تمہارا، وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ نمل کے نام سے چڑ ہونے لگی تھی اسے۔ اس نے کمبل کھینچا، وہ ملائی سا چہرہ لیے آنکھیں بند کیے اسے بے پرواہ پڑی رہ گئی۔ آئزہ یہ لو، شہریار نے اس کے آگے چاکلیٹ کی جو کل کا ٹیسٹ یاد کر رہی، جلدی سے لپک کر لینا چاہا تو شہریار نے دور کر دی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا، جب دینی نہیں تھی تو دکھائی کیوں؟ وہ غصہ ظاہر کرنے لگی، جب بیوی میری نہیں تو شادی کیوں کی؟ اس نے اس کی بات لٹائی اسے۔ خیر بہتر جانتے ہیں آپ کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ اس نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ شہریار در حقیقت اب اس سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا۔ آئزہ، تمہیں چچی سے اب ناراضگی ختم کر دینی چاہیے، وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا تو آئزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے آپ سے جدا ہونے پر اتنا مجبور کر دیا کہ آپ نے سارے بدلے مجھ سے لیے۔ آئزہ کی آنکھیں بھیگی۔ ماں ہے وہ تمہاری، کل بھی سکندر چاچو نے ہسپتال لے کر گئے تو میں ان کے ساتھ گیا تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اس ناراضگی کو طول نہیں دینا چاہیے، وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ وہ بولا تو آئزہ کو خیال آیا ہفتہ پہلے وہ پیچھے باغ میں پڑھ رہی تھی تو اس کی ماں حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ وہاں سے فوراً اٹھ کر اندر آ گئی۔ وہ خاموش ہوئی تو شہریار نے اسے خود سے لگا لیا۔ ہم ایک ہیں، بہت خوش ہیں، پھر کسی سے ناراضگی کی کوئی تک نہیں بنتی ہے، وہ اس کو نرمی سے سمجھاتا رہا۔ فرہاد، آپ آج لیٹ آئے ہیں کافی، زرش نے اس کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ سوری میڈم، میں ذرا کام سے نکلا ہوا تھا اور میں نے کسی پریٹی گرل کے لیے ایک پریٹی گفٹ لیا، اس لیے دیر ہو گئی، اس نے پیار سے کہا جبکہ زرش نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھیں بند کرو بھائی، وہ اس کی پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر بولا اور زرش اس کی بچگانی حرکت پر مسکرائی، آنکھیں بند کر گئی۔ جھٹکا تو تب لگا جب اس کی گردن میں کچھ ڈال رہا تھا وہ۔ ول یو میری می؟ مدھم سی آواز میں کہہ کر وہ پیچھے ہٹا تو زرش دھک سے رہ گئی، اس کی صورت تکنے لگی جبکہ نگاہ اس تتلی پر گئی جو اس نے اس کی گردن میں ڈالی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی کہ ان کی گاڑی پر اچانک اٹیک ہوا تھا، زرش کی چیخ نکلی تھی جبکہ فرہاد خود ایک دم پریشان سا دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زرش نے فرہاد کا ہاتھ پکڑا جبکہ فرہاد بھی باہر ان کی گاڑی پر پڑنے والے ڈنڈوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے شور مچا دیا تھا۔ پارکنگ میں سے لوگ بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ اچانک جھٹکے سے کھولا۔ بدقسمتی کے فرہاد نے آٹومیٹک لاک بھی نہیں لگایا تھا اور فرہاد کو گردن سے پکڑ کر انہوں نے باہر کھینچا اور بری طرح پیٹنے لگے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ چھوڑیں انہیں۔ زرش روتی ہوئی فرہاد کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ تو ایک ہی سانس میں فرہاد کو مارے چلے جا رہے تھے۔ اچانک زرش کی کلائی ایک نقاب پوش کی ہتھیلی میں پکڑی گئی۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، حیرانگی سے دیکھا تو خوف سے کپ کپا گئی۔ اے رک! اپنی طرف کھینچتا نقاب پوش اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا جو جانا نہیں چاہتی تھی۔ فرہاد چیخا جبکہ توجہ دیے بنا وہ نقاب پوش اس کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لائی ایک سیاہ گاڑی میں لے گیا جبکہ فرہاد کو مسلسل مارنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر چکا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے، وہ چیخی، اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہا۔ چپ! وہ کڑک دار آواز میں چیخا تو مقابل کی روح فنا ہو چکی تھی کہ کون ہو تم؟ زرش کے آنسو زاروں قطار بہنے لگے مگر وہ جو بھی تھے جیسے روبوٹ تھے، ایک لفظ نہیں بولے۔ میرے لالا تم لوگوں کو مار ڈالیں گے، زرش غصے سے بولی۔ اب بھی وہ دونوں ایسے ہی تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس کا دماغ چکرا گیا۔ مجھے چھوڑ دو، اس نے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹا مگر بے سود۔ دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش بھی کی مگر وہاں موجود کسی نے بھی اس کی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ زرش نہیں آئی ابھی تک؟ رقیہ بیگم نے شام کو ڈھلتے دیکھا تو آئزہ سے کہا، آپ فکر نہ کریں، فرہاد بھائی ہیں ساتھ،
वो बोली तो रुकैया बेगम ने नफ़ी की। मेरा दिल घबरा सा रहा है। फरहाद कहाँ ले गया मेरी बच्ची को? वो रो देने को हुई। तभी आयज़ा ने शहरयार को फ़ोन मिलाया और उन्हें इत्तला दी। शाम से रात ढल चुकी थी, स्याही चारों तरफ फैल गई थी, मगर फरहाद को ट्राई कर करके वो थक चुके थे। रुकैया बेगम का तो दम निकला जा रहा था, जबकि शहरयार मुसलसल फरहाद को ट्राई कर रहा था। और वली जो कुछ देर पहले ही आया था, सख्त भड़क रहा था कि उसे ये इत्तला इतनी देर से क्यों दी गई। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों को ये बात गांव में फैल जाने का खौफ सताने लगा। अगर गांव में ये बात फैल जाती तो उसकी कितनी बेइज्जती होती कि हवेली की लड़की गायब है, और फिर जितने मुंह उतनी बातें। कहाँ मर गया ये फरहाद? वली धाड़ा तो फुप्पो के जरिश के लिए कोसने शुरू हो गए, जिन्हें बमुश्किल वहाँ खड़े लोगों ने बर्दाश्त किया। हमें पुलिस को इतला कर देनी चाहिए, वली ने आखिरकार कहा। तो शहरयार ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? सारी इज्जत का दलिया निकल जाएगा। वो घूर कर बोला। तो फिर मैं खुद जाकर ढूंढता हूँ। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि सादिक 4 बार शहर से होकर आ गया है। वहाँ लोगों ने कुछ नहीं देखा, और अगर देखा है तो खौफ के बाइस कोई बताने को तैयार नहीं। वो बोला तो वली ने मुठियाँ भींच लीं। ये उस मनहूस के हर एक कदम है। जब से मेरे बच्चे की ज़िंदगी में आई है, तब से हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद करके रख दी हैं उस करम जली ने। जाना को देखकर दादी का सारा अटैक जाना की तरफ हुआ, जो उनकी चाय देने झुकी थी। परेशानी में किसी ने कुछ नहीं खाया था। वो एहसास में सबके लिए चाय बना कर लाई, मगर ये लोग इस काबिल ही नहीं थे। आपकी पोती और पोते का बोया सामने आ रहा है। सिर्फ वो सीख गई थी। हाँ, यहाँ रहकर उसकी घबराहट ने अब खुल्लम खुल्ला नफरत की शक्ल इख्तियार कर ली थी। ओए हाय, क्या बोल रही है? दादी ने गुस्से से कप साइड पर पटका, क्योंकि ये बात सिर्फ उन्होंने सुनी थी। जाना ने हल्की आवाज़ में जो कही थी। दादी का रिएक्शन देखकर वली को अलग गुस्सा चढ़ने लगा। यहाँ इतने बुरे हालात हो चुके हैं और आपकी ये ड्रामेबाजी नहीं मुक रही। उसके चिल्लाने पर सब दंग रह गए, जबकि दादी खुद शुशदर थी। वली, क्या बदतमीजी है ये? शहरयार ने फौरन टोका। बदतमीजी नहीं है, दिमाग फट रहा है मेरा। जरिश कहाँ होगी, किस हाल में होगी, और ये अपनी अलग कहानी लेकर रोज़ शुरू हो जाती हैं। बस बहुत हो चुका दादी, अब आप खामोश ही रहा करें। वो 2 टोक जवाब देता पुश्त फेर गया। उन्होंने खुद उसे पाला था, ऐसे उसे खुद ही बनाया था। उसकी तबीयत में ये सरकशी खुद डाली थी, और आज पूरी हवेली सारे मुलाजमों के सामने जिस पर मान करके वो उस हवेली में दनदनाती फिरती थी, बेइज्जत हो चुकी थी उसी से। और ये सब इस चुड़ैल के सबब था। उन्होंने नफरत से जाना को देखा और वहाँ से उठकर चली गई। जो बोया था वो अब खुद पा रही थी, और आंखें भीग उठी थी। शहरयार, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ करो, कमिश्नर को शामिल करो इस मामले में। इज्जत है वो हमारी। वली भड़का था। शहरयार को भी उसकी बात मुनासिब लगी। ऐसे तो वो इंतज़ार करते रह जाएंगे। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी सादाम का हाथ है। क्या वो बदला नहीं लेगा अपनी बेइज्जती का? सिकंदर चाचू, जो काफ़ी देर से खामोश खड़े थे, बोले तो सबकी नज़र उनकी तरफ पड़ी। सिकंदर चाचू जो काफ़ी देर से खामोश खड़े थे, बोले तो सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए, जबकि जाना हैरानगी से उन्हें देखने लगी। वली का तो दिमाग घूम गया। इस तरफ तो उसकी सोच ही नहीं गई थी। मेरे घर वालों ने मुझे बदतमीज़ी, बदतहजीबी नहीं सिखाई थी, तभी आज तक आप लोगों का हर जुल्म सहकर मैं लबों पर उफ तक नहीं लाई। मगर आप लोग इस काबिल ही नहीं थे कि आप लोगों को इज्जत बख्शी जाती। आपके भतीजे ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं आवारा हूँ। मेरे कमरे में ज़बरदस्ती घुसकर मुझे हरासा किया और मेरी तस्वीरें ली, और फिर मेरे लाला को दिखाकर उनको तकलीफ़ पहुँचाई। भरी पंचायत में जिसे इज्जत बनाने जा रहे थे, उसके साथ झूठी बनाई गई रंग रलियों की तस्वीरें। जाना वो धाड़ा और उसे रोकना चाहा। जाना ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बिना डरे फिर से बोलना शुरू किया। उसके साथ झूठी बनाई गई रंग रलियों के किस्से पूरी पंचायत में सुनाकर मुझसे शादी कर ली। मेरे भाई की नज़रों में मुझे रुस्वा कर दिया कि वो जो मेरे बिना सांस ना ले, इतना अरसा मुझे मेरे हाल पर छोड़ गए। आप मर्दों में अना, जिद, गैरत बहुत होती है, मगर तब कहाँ मर गई थी वली, जब आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। आज हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं सिवाय ज़बरदस्ती और नफ़रत के। और मेरे लाला, आपकी बहन ने बिना सोचे समझे उन पर इल्ज़ाम लगाया, बहतान रखा उन पर। क्या खुदा की पकड़ से आप लोग बहुत दूर निकल गए हैं? अब जब कोई नहीं मिल रहा तो फिर मेरे लाला को घसीट कर बीच में ले आए, जो 7 माह से न जाने कहाँ हैं, किसी को मालूम नहीं। बहुत खूब, बड़ी बहादुरी और मर्दानगी आप लोगों में पाई जाती है। आपकी बहन भागी है और इल्ज़ाम मेरे भाई पर रख रहे हैं।
चटाक मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से वो जमीन पर गिरी तो उसे तकलीफ का एहसास हुआ और हवेली में दाखिल होते हादी ने ये मंजर देखा तो बड़े बड़े डग भरता वली को दूर धकेल कर उसके मुंह पर पंच मारा। वली जो इस सब के लिए तैयार नहीं था दूर जा गिरा। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि सादाम लाला कहाँ है तो तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। ले जा रहा हूँ मैं अपनी बहन को यहाँ से। वो रोती हुई जाना को उठाने लगा। नहीं लाला, बिल्कुल चुप। ये तुम्हें लावारिस समझ कर बैठे हैं। हमने दरिया दिली से आपस की जंग खत्म की, कुछ तो लिहाज रखते उस बात का। वो चिल्लाया, मेरा बाप मारा है तुम लोगों ने, दुश्मनी तो तुम्हारे बाप की मौत पर खत्म होगी। उसने कोई गुल नहीं खिलाया था जो उसे हार पहनाते, और मेरा मूड और तबीयत तुम्हारे मुंह लगने की नहीं है। वो दो टोक कहता जाना को उठने में मदद देने लगा। बात सुनो, ऐसे मामलात बिगड़ते हैं, बमुश्किल ठीक हुए हैं। बस करें चौधरी शहरियार, या तो शराफत से मुझे ले जाने दें जाना को, वरना जो मैं सुन चुका हूँ उसे फैलाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और पहली बार सादाम के बिना तन कर खड़ा हुआ था वो, जबकि जाना भी अब मजीद वहाँ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बीवी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझा तू? अब शराफत से निकल, कभी तेरा भुरकस निकाल के रख दूंगा वरना मैं। वली होश में आता जाना को अपनी तरफ खींच कर बोला, लाला आप जाएं। जाना जानती थी कि ये लोग जंगली हैं। ठीक है, अब तुमसे सादाम लाला खुद मिलेंगे। वो गुस्से से बोलता चला गया। आज वो अचानक ही जाना से मिलने आ गया था और वली का रवैया देखकर उसका दिल मुट्ठी में आया था। कभी उन्होंने उसे थप्पड़ नहीं मारा था और वो उसके साथ क्या कर रहा था। उसे किसी भी सूरत सादाम से राब्ता करना ही था। अंधेरे कमरे में उसकी आंख खुली तो वो खौफ से थरथराता वजूद मजीद थरथरा उठा, क्योंकि उस अंधेरे में मामूली सी सुर्ख रोशनी थी, इतनी मामूली कि शक्ल की पहचान भी ना हो एक दूसरे की, मगर वो सोफे पर बैठा हुआ देख सकती थी उसको। कौन है आप? मुझे जाने दे। क्या 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 बिगाड़ा है मैंने आपका? वो रोती सिसकती बोली, जबकि उसका नाजुक वजूद रस्सियों में जकड़ा उसे तकलीफ दे रहा था। वो होले से सिगरेट का कश बड़े स्टाइल से लेता रहा। दुश्मनी? मामूली मध्यम आवाज जिसे जिसे जरिश ने घड़ी की टिक टिक में बमुश्किल ही सुना था। कौन दुश्मन? जरिश हैरानगी से उसको देखने के लिए आंखें फाड़ रही थी, मगर उसका दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। अनहोनी का एहसास बुरी तरह से गालिब आ रहा था। सबका दुश्मन, बस इतने ही लफ्ज कहे और वो उसके नज़दीक आने लगा। नहीं। जरिश उसके करीब आने पर अजनबी खुशबू महसूस करके बुरी तरह रोने लगी, जबकि उस शख्स ने हाथ बढ़ाकर उसके गालों पर उंगलियों का लम्स छोड़ा अपनी, और जरिश उसके हिद्दत भरे लम्स पर जी जान से सहमी। घटिया इंसान, छोड़ो मुझे। वो सर झटक कर उसका हाथ हटा गई। तुम्हारे होंठ सीते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दुख होगा, इन होंठों में छुपी खुशबू को महसूस नहीं कर पाऊंगा मैं। वो उसके नज़दीक आया तो जरिश का दिल बैठने लगा। तो प्लीज़ मुझे जाने दो। खामोश, फजूल बोलकर अपना नुकसान करती हो तुम लड़कियां। वो उसके गले में झूलता उसका दुपट्टा उससे हटाने लगा, जबकि जरिश की चीख निकल गई। मैं शादीशुदा हूँ, रहम करो मुझ पर, मेरा भाई मार देगा तुम्हें। वो मिन्नत करने के बाद चिल्लाई, जबकि तंजिया सी हंसी महसूस हुई। शादीशुदा हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बालों को उसने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। मेरा भी एक महबूब था, जिस दिन उसको नहीं देखा वो खंकारा देखता था, पागल पागल सा फिरता था, क्योंकि मेरे जैसा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता था। मगर अब मेरा महबूब धोखेबाज निकला तो मैं सबके महबूब को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। वो अपनी बात कहकर चुप हो गया। मगर मैं ऐसी नहीं हूँ, जरिश ने उसे यकीन दिलाया। मगर मैं ऐसा ही हूँ, और अब अपनी बकवास बंद करो। उसने उसका मुंह खोलकर उसमें दुपट्टा फंसाया और उसके सर के पीछे कसकर बांध दिया, जबकि जरिश खुद को छुड़ाने की तगदो कर रही थी। वो खौफ से मरने को थी कि अब वो अजनबी शख्स रस्सियां खोल रहा था उसकी। वो उसको देखना चाहती थी। बेबसी से बिना आवाज के वो गिड़गिड़ा रही थी, जबकि वो शख्स उसे खींचता हुआ पलंग पर फेंक गया। जरिश ने भागने की कोशिश की, अपना मुंह खोलने की कोशिश की, मगर उसके दोनों हाथ भी रस्सियों से जकड़े जा चुके थे। वो बोलना चाहती थी, जबकि उनके बेबस लफ्जों को वो साइको इंसान इंजॉय करता। चारों अतराफ तबाही मचा गया था।